नमस्कार। मैं अमित कुमार सिंह, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज प्रयागराज से आज व्याख्यान में एक क्रिटिकल बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये सैम्स आयुर्वेदा जो यूट्यूब चैनल है, इसके तहत आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको जानकारी अच्छी लगे तो। और ग्रहणी रोग के बारे में आज हम आपको डिटेल बताएंगे। इसको हम मॉडर्न एस्पेक्ट में इनफैक्ट IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। और इसका कोई मतलब कि परमानेंट इलाज नहीं है मॉडर्न में, बस उसी को वही लैक्सेटिव दे देकर उसी पर लैक्सेटिव पे ही मनुष्य डिपेंडेंट रहता है और उसी से हमारा इलाज मतलब करते हैं पेशेंट जो हैं। लेकिन पेशेंट को पूरा अच्छी प्रकार से ठीक नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो है परमानेंट इलाज तो है नहीं। और आयुर्वेदा में इसको ग्रहणी रोग बोला जाता है। ग्रहणी रोग में इसका जो है ट्रीटमेंट बहुत ही भली अच्छे प्रकार से अच्छे तरीके से दिया हुआ है। हमारे महर्षि चरक ने अच्छी प्रकार से चरक चिकित्सा 15वें अध्याय में वर्णित किया है ग्रहणी रोग के बारे में। और ये बताया गया है कि ये सारे रोगों का जड़ जो है ना, मंद अग्नि होता है। रोगा सर्वे अपि जायन्ते मंद अग्नि, वाग्भट ने बताया है, हमारे महर्षि वाग्भट ने, कि सभी रोगों का कारण मंद अग्नि ही होता है। और ये ग्रहणी रोग का कारण भी मंद अग्नि ही है और कुछ नहीं। और अग्नि मंद क्या है और ग्रहणी का क्या होता है, ग्रहणी का कहाँ मतलब स्वरूप है, कार्य क्या है और इसके निदान क्या है, इस रोग के मतलब कि कारण क्या हैं और इसको कैसे मतलब फैलता है और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें ग्रहणी रोग है या नहीं है। और जैसे ये जो है ना, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से जितने लोग परेशान हैं, ये ऐसा रोग है ना कि इसमें 10 साल जो है या फिर 5 साल 6 साल से लोग परेशान रहते हैं और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने के कारण उनको किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता है। खाना खाते हैं कमजोरी महसूस करते हैं। और आजकल की जो दवाइयाँ आजकल की जो पेट साफ करने के लिए आई हैं, जो मार्केट में हैं, सब में सिनाए मतलब एक होता है प्लांट, उसका यूज हुआ होता है। तो इंटेस्टाइनल इरिटेंट है। तो इंटेस्टाइनल इरिटेंट होने के कारण जो है पेशेंट जब यूज करता है, पर डे इसको यूज करता है, तो उसको कमजोरी महसूस होती है। तो इसीलिए उसके जगह पर गंधर्व इत्यादि बहुत से ड्रग्स हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं विलेज मतलब ये मल त्याग करने के लिए। और फ्रेश आपका जो है मल त्याग हुआ तो फ्रेश आपका मन होगा। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, जिसको हम निरंतर आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। और फाइनली ये वीडियो को लंबा न करते हुए आज हम ग्रहणी रोग के बारे में चर्चा करने आए हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो अग्निमांद के कारण ही होता है ग्रहणी। तो ये जो देह अग्नि है, इसकी महत्ता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। हमारी जो अग्नि है ना, देह अग्नि, जो इसकी हमारे मनुष्य की आयु, वर्ण, बल और चय उपचय, उसके बाद जो है आयु, कांति, तेज, ओज, सब जो है सब का मूल आधार है हमारा अग्नि। और यही जठर अग्नि जब विकृति हो जाती है तो रोग को प्राप्त हो जाती है, मतलब मनुष्य रोग से ग्रसित हो जाता है। तो ये हमारे देह अग्नि की महत्ता है। अब हम लोग आहार जब हम लोग खाते हैं ना, षड्रस युक्त आहार जब हम लोग सेवन करते हैं, तो वो प्राणवायु जो होता है सीधे वो कोष्ठ की तरफ धकेलती है और वहाँ हमारे अमाशय में आएगा। अमाशय में फिर वो क्लेदक कफ होता है, ठीक है। वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे आपको। तो क्लेदक कफ होता है और वो क्या करता है कि जो आहार है उसको तोड़ेगा, संघात भिन्न भिन्न करेगा, तोड़ेगा, संघात करेगा। फिर उसके बाद समान वायु प्रेजेंट होता है उसी अमाशय में, जो कि अग्नि को प्रदीप्त करेगा, जिससे कि हमारी आहार रसों का पाचन होगा। ठीक से आहार रसों का पाचन होगा तो उसके बाद जो है वो अब्जॉर्ब होगा अच्छे से। और फिर अमाशय से पश्चिम अनाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में किट भाग चला जाएगा। जो आहार बनता है ना, आहार का जो दो लास्ट में परिणाम स्वरूप 2 पार्ट हो जाते हैं, सार भाग, किट भाग। तो सार भाग जो है मेन जो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है, और जो है फिर उसके बाद 7 धातु में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस से जो है फिर जाएगा यकृत में, लीवर में जाएगा। जैसे आहार रस बन गया, पाचन हो गया उसका, अब वो जाएगा यकृत में। यकृत में जाकर जैसे हम लोग का ब्लड लाल कलर का होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि लाल कलर का ब्लड क्यों है, तो जनरली जो है लीवर में जाएगा, यकृत रीजन में। वहाँ पे जाकर रंजक पित्त जो है ना, वो रंजन का कार्य करता है। रस जो हमारा बन गया, उसके रस से फिर रक्त बनेगा।
तो वहाँ पे रंजक पित्त के द्वारा रंजक प्रक्रिया होगी, तो वो ब्लड में चेंज हो गया, फिर वो बयान वायु से होते हुए प्रतिहानी शिरा से लिवर में मतलब जो भी सर्कुलेट किया वाटर सर्कुलेशन के थ्रू, फिर वो बयान वायु से के थ्रू जो है पूरे हृदय से पूरे मतलब कि बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेट होता है। यू नो ऑल वेरी वेल, आर्टरी एंड वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस फिनोमिना। नाउ अब हम बात करना चाहेंगे कि ये सब प्रक्रिया हो गई। अगर वही अब अग्नि मंद हो जाती है तो अग्नि आपकी सही है, तब ये सब प्रोसेस होगा बढ़िया से, अच्छे से, शुद्ध आपका रस से शुद्ध रक्त, शुद्ध मांस, मेद, अस्थि, मज्जा शुद्ध, सब शुद्ध ही रहेगा। अगर हम दूषित आहार विहार का सेवन करते हैं, विरुद्ध आहार विहार का सेवन करते हैं, तो हमारी अग्नि मंद हो जाती है। विरुद्ध आहार विहार का मतलब आगे बताएंगे आपको क्या होती है। तो अग्नि मंद हो गई तो खाना आहार ठीक से पाचन नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे वो आम बना रह गया, मतलब कि कच्चा ही रह गया, ठीक से पाचन नहीं हुआ, तो गैस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, गैस बनेगी फिर बहुत ज़्यादा। तो इसका मूल कारण जो है क्या नाम है, हम लोग खाना खाने के बाद पानी खूब कस के पी लेते हैं, एक आध लोटा पानी जो लोग पी लेते हैं, तो उसकी जो अग्नि खाना पचाने के लिए जो प्रज्वलित हुई है तो वो बुझ जाती है। जाहिर सी बात है, ठंडा पानी ऊपर से डाल देंगे और खाना खाने के तुरंत बाद ही तो बुझ ही जाएगी। तो जो खाना पचना चाहिए 3-4 घंटे में स्टोमक अमाशय रीजन में, वो नहीं हो पाती क्लियरली, तो फिर वहाँ से फिर उसको डिले हो जाता है टाइम उसका, फिर उसके बाद उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो उसके आगे फिर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, गैस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारा आम पाचन ठीक से नहीं हुआ तो गैस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए बताया गया है कि खाना खाने के बाद जो है करीबन 45 मिनट या आधा घंटा ज़्यादा या 45 मिनट जो है आप कम से कम उसके बाद ही पानी का सेवन करें, क्योंकि इससे आपकी अग्नि प्रज्वलित रहेगी, दीपन रहेगी, तो आपका जो है खाना जो है आहार रस ठीक से पचेगा। आहार रस अगर ठीक से पच गया तो आपका रक्त, आहार रस के फिर क्या बनेगा, 7 धातुओं में रस से फिर रक्त बनेगा, लीवर में जाएगा, वहाँ पे जो है रंजक पित्त के द्वारा रंगने के कारण फिर वो रक्त में बनेगा, फिर रक्त से शुद्ध मांस बनेगा, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, शुक्र। वही अगर आम पाचन मतलब कि ठीक से आपका आहार पचा नहीं तो फिर अशुद्ध रस बनेगा, अशुद्ध रस से फिर अशुद्ध रक्त, ब्लड डिजॉर्डर्स होने लगेगा, फिर अशुद्ध रक्त से अशुद्ध मांस धातु बनेगा, अशुद्ध मांस धातु से अशुद्ध मेद धातु बनेगा, फिर इसी तरह अस्थि भी बनेगा इसी तरह से, तो अशुद्ध ही रहेगा, जिससे कि हमारा ऑस्टियोपोरोसिस और बोन के डिजॉर्डर से स्टार्ट हो जाने लगते हैं। इसका क्लियरली मॉडर्न में एस्पेक्ट्स में इसका क्लियरली नहीं पता चल पाता कि क्या कारण है, लेकिन आयुर्वेद में इस सब चीज़ों का गहन अध्ययन करके हमारे आचार्यों ने लिखा है। उसके बाद शुद्ध अस्थि के बाद शुद्ध मज्जा, फिर शुद्ध अशुद्ध मज्जा और अशुद्ध शुक्र बनेगा, जिससे कि फिर शुक्र वाले प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आहार रस पर डिपेंडेंट है। इसलिए हमारे काश्यप ने, महर्षि काश्यप ने हमारे जो बताए हैं कि आहारो महाभैषज्यम, आहार ही दवा है। आहार जो है उटपटांग करेंगे तो हमारा जो है फिर हमको व्याधियों से ग्रसित होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको हम शॉर्ट में बता दिया। आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग इतनी शॉर्ट हो गए, मतलब हर चीज़ को जल्दी करना चाहते हैं। और जो बताया गया है कि सुबह जो है टाइम से खाना चाहिए और उसके बाद रात में 7 बजे के पहले खा लेना चाहिए खाना। लेकिन आजकल जो टाइम, नाइट ड्यूटी और तमाम आजकल के युवा भी हैं, उन लोग का ड्यूटी भी जो है इंजीनियरिंग हो गया और भी बहुत सारे मतलब स्कोप में नाइट ड्यूटी जो भी होता है, तो उसमें खाना जो है आजकल के मेट्रो सिटी में क्या है 11 बजे तक लोग खाते हैं। तो क्या होगा, 11 लोग खाएंगे और हमारा जो है रात में बताया गया कि पेट कमज़ोर होता है, इन द सेंस कि जब बताया गया कि शाम होते होते हमारे जो शरीर के स्रोतस है ना वो बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए हल्का भोजन करने को कहा जाता है रात में। लेकिन आजकल की जीवन शैली में लोग भारी गुरु आहार जो है रात में ही करते हैं, रात में करना पसंद करते हैं। तो इस कारण जो होता है व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं, ग्रहणी रोग से दूषित हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि मंद हो जाएगी ना, इसीलिए। और खाना खाने के बाद ये सब सारी चीज़ें जो है, जैसे पानी पीने का ध्यान रखना है, सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं और भी बहुत चीज़ें हम आपको अवगत कराते रहेंगे इस चैनल के थ्रू। फाइनली आज आपको ग्रहणी रोग के बारे में डिटेल बताने जा रहे हैं। तो ग्रहणी रोग का स्थान क्या है, ग्रहणी का? तो ग्रहणी का स्थान जनरली हमारे महर्षि सुश्रुत ने षष्ठी पित्त धरा कला बताया है। षष्ठी पित्त धरा कला होता है, वहाँ पे जो है सारे आहार पाचन रसों का एक स्थान केंद्रित है, वहीं पर सारे रस आकर एक जगह एकत्रित होते हैं और फिर वहीं से जो है हमारा आहार रस बढ़िया अच्छे से पाचन होता है। उसको मॉडर्न एस्पेक्ट में हम लोग ड्यूडेनम ले सकते हैं। यू नो वेरी वेल इफ़ यू रीड बायोलॉजी, ड्यूडेनम, व्हाट इज ड्यूडेनम। और ग्रहणी रोग जनरली जो होता है ना, उसमें ग्रहणी रोग में वो स्टोमक का जो पाइलोरिक रीजन होता है, अंत का पाइलोरिक रीजन से लेके ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजनम, इलियम और अप टू सीकम
लार्जेस्ट अब तो सिकम जनरली जो वहाँ तक जो है ये फैला रहता है, मतलब इसका एरिया। और वो एरिया में जो ना 4 प्रकार के जो लेयर होते हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड मिकोसा, यू नो वेरी वेल। तो ये चारों लेयर जो होते हैं, ये सब लेयर में जो विकृति उत्पन्न हो जाती है ग्रहणी रोग के कारण, अग्निमंद हो जाने के कारण विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कुछ लोग तो 10-10 साल से परेशान हैं, उनको परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो कृष्णता के शिकार होते जा रहे हैं और चिंता से ग्रस्त होते जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो है बताया गया, हमारी अपान वायु अगर सही से नहीं काम करेगी, अपान वायु तो ठीक से मल प्रवृत्त नहीं होगा, मलमूत्र ठीक से प्रवृत्ति नहीं होने के कारण हमारे जो है मतलब कि ब्रेन पर भी इफेक्ट पड़ता है, जाहिर सी बात है। और खाने में मन नहीं करेगा, उसके बाद कोई काम करने में मन नहीं करेगा, मन नहीं लगेगा ही नहीं कोई काम करने में, और आदमी जो फिर शोक चिंता से ग्रसित हो जाएगा और सोचते सोचते फिर उसके बाद और भी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। तो IBS जनरली जो बताया गया ना मॉडर्न एस्पेक्ट में, ये सब सारी चिंता शोक से ही मतलब ये मेन कारण बता दिया गया। उसका कोई ट्रीटमेंट लैक्सेटिव भी देते हैं, लैक्सेटिव पे लोग डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट ट्रीटमेंट तो है नहीं। वो तो फिर उसके बाद दिन भर हमेशा मतलब कि पूरा ज़िंदगी लैक्सेटिव पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसलिए हमारे आयुर्वेद में चरक, महर्षि चरक ने जो बताया उसी को मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रहणी के स्थान आप लोगों को बता दिया। अब ग्रहणी के रोग के कारण भी बता दिया। अग्निमंद होता है, अग्निमंद के कारण होता है स्लो एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव फायर्स, ठीक है। उसके बाद हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अग्नि के बारे में बता दी कि अग्नि होती क्या है, ठीक है, और कहाँ स्थित रहती है, सब बता दिया। आहार रस के बारे में डिटेल बता दिया कि हमारा आहार रस कैसे पचता है, कैसे पचन क्रिया होती है, और कैसे हमारी सारे 7 धातुएं जो होती हैं वो कैसे एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं। हमारे महर्षि चरक ने बताया भी है कि रस से लेकर शुक्र धातु तक चेंज होने में 6 अहोरात्र लगते हैं, 6 अहोरात्रम, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग जैसे कि पुरीस की परीक्षा करते हैं, पक्व पुरीस और अपक्व पुरीस की। तो इसमें जो है ना, जब हम लोग मल त्याग करते हैं तो मल त्याग करते समय जब पुरीस जो है, पुरीस मतलब मल जो है, अगर तैरते रहे तो समझ जाइए कि आपकी आहार रस ठीक से पाचन क्रिया हुआ है। अगर वो डूब जाए जल में तो समझ जाइए कि आपकी आहार रस ठीक से पाचन नहीं हुआ है, कोई कहीं ना कहीं विकृतियां हैं शरीर में। तो ये सब सारे कारण होते हैं। आपको डिटेल में इतना तो समझ में आ ही गया होगा, अब आगे और भी बताने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद जो होता है ग्रहणी का जो है उत्पत्ति, ग्रहणी की उत्पत्ति। तो ये जो है जीवा की चंचलता, जो आहार विहार तुरंत ही खाने में अच्छा लगे, मतलब कि बहुत ही तुरंत ही, मतलब जैसे चाइनीज आजकल फूड आया, चाउमीन, बर्गर, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें कि सोडियम का एक ऐसा सोडियम एक सॉल्ट डाला जाता है जिससे कि वो टेस्टी होता है, उसको खाने जीभ पे तुरंत स्वाद आता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अग्निमांद भी हो जाती है, एसिडिक, सारी सब्सटेंसेस एसिडिक हैं जो कि हमारे शरीर ब्लड में रक्त घनता बढ़ाती हैं, अम्लता बढ़ाती हैं, जिससे कि बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में तो लोग शॉर्ट तरीके से खाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो चाउमीन, ये सब चीज़ें जो है शॉर्ट, जल्दी जल्दी खाया, पेट भर गया, और इसमें जो है कोई इसके नमक, साल्ट सब मतलब यूज करते हैं केमिकलाइज, जिससे कि सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब कारण है उत्पत्ति के कि जीवा की चंचलता। अगर हम जीवा पे काबू कर लिए तो हम ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य निदान और संप्राप्ति। कहने का मतलब सामान्य निदान का मतलब कि ग्रहणी की क्या मतलब कि कारण है जनरली, तो भोजन, या तो भोजन न करने से, या तो भोजन अधिक मात्रा में करने से, या फिर विषम भोजन करने से, या फिर गुरु आहार का भोजन करने, गुरु मतलब भारी आहार का सेवन कर लेने से, या शीतल आहार, बासी भोजन कर लेने से, सब सारी क्रियाएं जो अग्नि को मांद करने वाली हैं। बासी भोजन इसलिए हमारे पूर्वजों ने मना किया था कि नहीं खाइए बासी भोजन, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोग आजकल फ्रिज का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिए हैं। हमारे फ्रिज का उपयोग करने के कारण जो होता है खाना को मतलब कि वो फेंके ना, उससे क्या है कि जो है सुबह फिर गर्मा खा लेते हैं तो उसके रस नहीं रह जाता, वो बासी का मतलब बासी ही है। तो ये सब सारी चीज़ें अग्निमांद प्रक्रिया को कैसे कैसे होता है, ये सब सारी प्रक्रिया हैं, अब आगे बताई जाएंगी, और भी डिटेल में इसको सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं कि ग्रहणी रोगों के लक्षण। तो ग्रहणी रोग कैसे पता करें ग्रहणी रोग से पीड़ित है कोई व्यक्ति, तो उसका जो ग्रहणी रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है अत्यंत पतला, अधिक बार या फिर विष्टम्भी और बंधा हुआ मल का त्याग करता है, ठीक है। रोगी जो होता है प्यास, अरुचि मतलब एनोरेक्सिया मतलब भूख न लगना, उसके बाद मुख वैरस्यम मतलब मुख में विरसता को उत्पन्न हो जाना, उसके बाद जो है तमक श्वास से भी पीड़ित हो जाता है ये बंदा, ज़्यादा क्रोनिक हो गया तो ये सब सारे हाथ पैर जो होते हैं इसमें हाथ पैर शोथ युक्त हो जाते हैं, मतलब सूजन हो जाता है हाथ पैर में, इतना ज़्यादा मतलब इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब सारे लक्षण हैं। अब उसके बाद आपको हम बात करेंगे कि ये जो होता है ग्रहणी जो होता है 4 प्रकार की होती है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ये
जो है दोष के बारे में आपको डिटेल बातें बताएंगे। आप बात ये जो जान लीजिए कि 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ और ये सन्निपाता जो है तीनों का मिश्रण। तो हमारे ग्रहणी दोष जो है तो ग्रहणी रोग 4 प्रकार के होते हैं और चारों के जो है हम आपको कुछ कुछ लक्षण बता दे रहे हैं। जैसे कि वातज ग्रहणी हो गया, इसको हम मेनली जो है IBS से कोरिलेट करते हैं ये वातज ग्रहणी को। तो वातज ग्रहणी में जनरली बताया गया है, हमारे आचार्यों ने बताया है चरक ने, कि कटु तिक्त कषाय पदार्थों का सेवन करने से या फिर प्रमित आसन या अनशन मतलब लंघन कर लेने से, मतलब उपवास कर लेने से वात की वृद्धि हो जाती है। या फिर वेग निग्रह कर लेने से, मतलब कि अधानीय वेग जो होते हैं, मल मूत्र त्याग, ये सब जो शोक भय क्रोध जो भी है, ये सब हम लोग जो है इसको धारण कर लेते हैं। तो इसके कारण वायु वृद्धि हो जाती है। और इसका लक्षण क्या है? आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, तिमिर, फिर कर्ण स्वयं मतलब कि कानों में शब्द का गूंजना। फिर उसके बाद जो होता है कि हमारा ये अम्ल जो मतलब भोजन जो होता है वो सुप्त पाक हो जाता है, मतलब ठीक से पचता नहीं है, अम्ल पाक हो जाता है। इसमें विसूचिका मतलब ये कोलरा, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और गुदा में कर्तनवत पीड़ा होगा, परिकीर्तिका जो हम लोग बोलते हैं, परिकर्तिका। उसके बाद हमारा आगे जब भी बात करेंगे तो इसमें जो है ना हृदय में पीड़ा भी उत्पन्न हो जाती है, हृदय में पीड़ा। अब ग्रहणी में बात करेंगे, ये या पित्तज ग्रहणी। तो पित्तज ग्रहणी में जनरली हृदय और कंठ में दाह उत्पन्न हो जाता है बहुत ज़्यादा, और इसमें अरुचि तो होगी ही होगी, और पूती अम्लोदगार, खट्टा ढेकार आएगा। उसके बाद जो होता है कि इसमें नील पीताभम मतलब इसे द्रव मतलब निकलते रहता है, नीला पीला स्राव निकलते रहता है। उसके बाद कफज में बात करेंगे। कफज ग्रहणी का तीसरा नंबर है कफज ग्रहणी। कफज ग्रहणी में जनरली क्या होता है कि हृदय मन्नते से आन करने मतलब हृदय का साइज इंक्रीजेज मिलता है इसमें कफज ग्रहणी में। और इसमें जो होता है आगे हम बात करेंगे कि इसमें ये हृदय का आपका इंक्रीजमेंट हो गया, हिरलास छर्दन मतलब उल्टी करने का मन करेगा। और अनुरचक तो सब में है, मतलब कि एनोरेक्सिया, खाना इसमें खाने का मन तो करेगा ही नहीं। और कांस स्टीवन मतलब कि जो है बार बार जो खांसी का कफ बार बार निकलेगा। उसके बाद पीनस रोग हो जाएगा, मतलब पीनस रोग हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है मुख में जो होगा लगेगा कि मधुर द्रव्यों से लिप्त किया हुआ है। ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और इसमें जो होता है ये सब सारी कफज ग्रहणी के लक्षण हैं। और इसमें एक और सदना मतलब शरीर में थकावट उत्पन्न, थकावट लगेगा। स्त्री हर्षणम मतलब कि मैथुन की इच्छा नहीं होगी, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ग्रहणी में। फिर सन्निपातज ग्रहणी चौथे नंबर पर आता है। तीनों मिला जुला लक्षण जो भी है सन्निपातज ग्रहणी हो गया, तीनों मिले जुले लक्षण। और भी हमारे आचार्यों ने, माधव निदान ने भी बताया है, संग्रहणी, घटी, अंत ग्रहणी, ये सब सारी चीज़ें बताया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में सब सारी चीज़ों का हम जानकारी देंगे आपको। इसके बाद हम आपको अब लेके चलते हैं एक चिकित्सा की तरफ। चिकित्सा में जनरली हम लोग बात करते हैं जब भी, तो चिकित्सा में हम लोग चिकित्सा सिद्धांत है ना, अगर अमाशय मतलब कि जो है आम दोष अगर उदर में लीन हो गया हो, आम दोष उदर में लीन हो जाएगा तब क्या करेंगे। अगर पक्वाशय में लीन हो गया आम दोष तो तब क्या करेंगे। तो अगर अमाशय में लीन हो गया या पक्वास मतलब ये उदर में और या पक्वाशय में लीन हो गया तो हम लोग दीपन पाचन औषधियाँ देंगे, दीपन शोधन करेंगे, उसके बाद विरेचक औषधियाँ देंगे साथ साथ में, ठीक है। तो इससे हमारा दोष निकल जाएगा। तो फिर उसके बाद आगे की औषधियाँ अलग प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद हमारा जो है कि अगर यही जो है इसमें हम लोग जो है ना पंचकोल पेय आवाज देते हैं, पंचकोल पेय, पंचकोल घृत, ये सब चीज़ें देते हैं अग्नि को दीपन करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए। और भी बहुत सारे लवण भास्कर चूर्ण हो गया, हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, अग्नि दीपन करने के लिए, ये सब सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। फिर ग्रहणी रोग में परपटी कल्पना के जितने भी ड्रग्स हैं, जैसे कि रसशास्त्र के अकॉर्डिंग आते हैं, वो सब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। मतलब वो सब इसमें ग्रहणी रोग में यूज कराते हैं। ग्रहणी का पाठ रस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको बाद में आपको बताया जाएगा डिटेल में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे कि वातज ग्रहणी में कराना हो तो पहले हम लोग उसको घृत देकर उसका अग्नि प्रदीप्त कराएंगे, अग्नि मतलब स्नेहन करके अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा तो उसमें हम लोग जो है नीरू बस्ती देंगे। नीरू बस्ती अच्छे से जब निकल जाएगा वायु अच्छे से प्रकार से, तो फिर हम लोग अनुवासन बस्ती देते हैं। तो ये सब सारी बस्ती जो क्रिया है ना पंचकर्म के अकॉर्डिंग आती है। ये सब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जो आयुर्वेद स्पेशलिस्ट होंगे उन्हीं को समझ में आएगा सब सारी चीज़ें। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं इसमें। आयुर्वेद का जो है ना इसमें मतलब ट्रीटमेंट जो है परमानेंट इसमें क्योर है। इसका बस सही से इसका ट्रीटमेंट को गाइडलाइन को फॉलो किया जाए तो एकदम परमानेंट इसका ट्रीटमेंट है। और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर आप लोगों को कोई भी रोग की ज़रूरत, जैसे कि आजकल के लाइफ स्टाइल डिजीज़ क्या है, डायबिटीज़, प्रमेह रोग, और भी जैसे थायराइड हो गया, और उसके बाद जो है ये पेट रोग की जितनी समस्याएँ हो गई,
आपको जो है भूख न लगना और ये सब सारी जितनी समस्याएं हैं, ये सब समस्याओं का निदान के लिए अगर आप लोगों को कोई मेडिसिन की अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको लगेगी कि मतलब कि ये रोग से ग्रसित है या फिर कोई कंसल्टेंट चाहिए डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टरों से, तब आप इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर आपको लिंक में दे दिया जाएगा और नंबर ऐसे व्हाट्सअप नंबर हमने बोल दे रहे हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है 7068186664, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर एस पटेल हैं, हमारे सीनियर हैं और भाभी वैद्य हैं। वो आपको अच्छे से दवा का, ऑथेंटिक दवा का प्रोवाइड कराएंगे। उनके पास ऑथेंटिक दवा का वो फॉरेन तक दवा भेजते हैं। अभी सिंगापुर से लेके मलेशिया और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड तक भी दवा को पोस्ट करते हैं। तो उनकी अपना एक्सपीरियंस है। उसके बाद और आप लोग को आगे बताया जाएगा लेक्चर्स में कि जो है क्या इसका मतलब और भी जो रोग हैं। अभी तो आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया गया है, अभी आपको ज़्यादा बताया भी नहीं गया इसमें। जनरली अब कुछ मेडिसिन भी आप लोग को बता देते हैं, जैसे कि पंचमूलात घृत हो गया, चूर्ण हो गया। इसके बाद हम लोग जो यूज करते हैं, क्या नाम है, बहुत सी चीज़, जैसे चंदनाद घृत हो गया, नागराज चूर्ण हो गया, या फिर हो गया तक्र का प्रयोग सबसे बढ़िया जो है। 7 दिन तक या 15 दिन तक तक्र का प्रयोग करने से अग्निदीपक होता है, लघुग्राही होता है ना। तक्र मतलब मट्ठा, ये बहुत तगड़ा अच्छा काम करता है ये, मतलब ग्रहणी रोगों के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो भी आप करिए, आयुर्वेद की जितनी भी चीज़ें हैं सब आयुर्वेद के डॉक्टर्स के गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ये यूट्यूब चैनल पे आजकल इतने ज़्यादा किसी को आयुर्वेद का अच्छे लोग, बहुत से लोग जितनी वीडियो डाले गए हैं उसमें आयुर्वेद की बहुत से लोगों को नॉलेज ही नहीं है। खाली बस वो एक प्रोडक्ट लेते हैं और उसका प्रचार करने लगते हैं कि ये इस रोग में काम करता है, लेने लगिए। तो ये सब सारी चीज़ें, अगर उसका डोज गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे कि अब कोई भी दवा हो गया, जैसे उसका डोज ज़्यादा लेंगे तो विरेचन भी करा सकता है। विरेचन का मतलब कि पतला दस्त होने लगेगा, लैट्रिन होने लगेगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है कोई भी आयुर्वेदिक दवा लीजिए ना, तो उसमें कांटेक्ट कर लीजिए आयुर्वेदिक डॉक्टरों से। आयुर्वेदिक बहुत से प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आपको मन लगे, जब आपको लगे कि कांटेक्ट करना चाहिए, तो आप ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा और आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको 100% ऑथेंटिक जानकारी यहाँ से मिलेगी। ये तो मतलब डॉक्टर एस पटेल ने ये चैनल बनाया है, सैम्स आयुर्वेदा, इसी पर्पज़ से बनाया है कि आयुर्वेद के दुष्प्रचार न हो। जो यूट्यूब के माध्यम से बहुत से लोग दुष्प्रचार करते हैं कि ये फलना दवाई फलना रोग में काम करती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग को भ्रामक प्रचारों से बचाने के लिए ही हमारे डॉक्टर एस पटेल ने, सीनियर ने, ये सब आगे प्रोसेस को करना चाहा है। पूरे भारतवर्ष और विश्व में एक आयुर्वेद की नई उमंग और नई विकास हो, नई उत्साह के साथ नए कार्य हो, इसके लिए वो उन्होंने ये सारी चीज़ों को एक अलग प्लेटफॉर्म देने के लिए ही आप लोग के सामने इस चैनल को बनाया है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आगे भी और भी वीडियो डाले जाएंगे। और आप लोग कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मतलब रोग के बारे में डिस्कस करना हो, तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, तो हम उस रोग के बारे में आगे वही वीडियो बनाएंगे। मेजॉरिटी के हिसाब से बनाएंगे, जैसा आप लोग कमेंट करिएगा उस हिसाब से हम आगे बात करेंगे। आज तो पेट की समस्याओं के बारे में, जो सबसे जटिल रोग है उसके बारे में मैंने चर्चा किया। आगे भी बात चलती रहेंगी और सब सारी चीज़ें हो ही गई। और उसके बाद ठीक है, नमस्कार, अब मिलते हैं। इसमें एक और हम केस के बारे में डिस्कस करना चाहते थे, जिसमें एक पेशेंट के बारे में कि एक ऐसा केस है। हमारे गुरुजी जो हैं भाभी वैद्य हैं और वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं फ़िलहाल में, और पूरी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही करते हैं। तो वो एक पेशेंट आया, उनके पास सबसे ज़्यादा परेशान था। वो करीबन 6-7 साल से परेशान था, उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। उसका मेन जो कारण जो था, इसमें उसका भूख नहीं लग रहा था और पेट फूला हुआ रहता था, मटके की तरह होता है वैसा ही फूला रहता था। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का शिकार था, वो प्रॉब्लम था उसको। और हमारे भाभी वैद्य ने, गुरुजी ने हमारे नाड़ी चेक किया, उसका नाड़ी चेक किया तो उसमें साम नाड़ी पता चला, मतलब कि इसका आहार रस ठीक से नहीं पच रहा था, इसलिए साम नाड़ी बोल रहे हैं। तो ये सब सारी, खाना खाते ही उसको उल्टी जैसा महसूस होता था। पेट दबा कर जब चेक किए तो उसमें पता चला कि इंटेस्टाइन उसका जो है वो, उसका पश्चमनाशय पकवासे पूरा भरा पड़ा था, मतलब उसको ठीक से आहार रस हो ही नहीं आता। चारों लेयर उसके जो है रसा मस्कुलस मिकोसा में सारी दिक्कतें उत्पन्न हो गई थी, विकृतियाँ उत्पन्न हो गई थी। तो रिजनरेट करवाना पड़ेगा ना सेल्स को, वो सब सारी डिजनरेट हो गई थी सेल्स, तो अब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा था। ये सब सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। एलोपैथी में लैक्सेटिव मेडिसिन दिया गया था, उसका लैट्रिन तो ठीक से हो जा रहा था, मल मूत्र करते आगे, लेकिन उसका जो है ठीक से उसका पूरा कॉन्स्टिपेशन जो है परमानेंट, मतलब उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो हमारे गुरुजी के पास आया, आमज ग्रहणी से लक्षण इसका मिल रहा था।
आमज ग्रहणी भी होता है, जो आप बताए थे ना, महादेव निदान द्वारा बताया गया, सब सारी चीज़ें भी हैं, आमज ग्रहणी, सामज ग्रहणी और घटी अंतग्रहणी, ये सब संग्रहणी, ये सब सारी चीज़ें हैं, वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो आमज ग्रहणी जिसमें जनरली अग्निमांद हो जाता है। अग्निमांद का कारण तो वही है, आम संचित ज़्यादा होता है इसमें, और पेट भी साफ नहीं होता, खाना खाने में उल्टी जैसा मन करता है, अपान वायु समान वायु ठीक से कार्य नहीं करते। अपान वायु अगर ठीक से कार्य करते हो तो उसका मलमूत्र अच्छे से होगा, समान वायु ठीक से कार्य करते तो अग्नि उसकी प्रज्वलित होती है, सब सारे विकृत उत्पन्न हो गया है, तो विदाह उत्पन्न हो जाता है, गले में जलन की तरह महसूस होता है, अरुचि, एनोरेक्सिया, ये सब सारी प्रॉब्लम हो जाते हैं, शरीर में भारीपन बना रहता है। तो हमारे गुरु जी ने उसको जो है सर्वप्रथम वमन कराया, क्योंकि वमन कराया क्योंकि आम का संचित हो गया है, तो वमन कराने से दोष को पहले निकाला। उसके बाद फिर गर्म वमन क्या कराया, गर्म जल और जो है मदन फल औषधियाँ जो होती हैं, वमन कारक औषधियाँ, जो वमन का मतलब उल्टी कराना, ये सब सारी जो है औषधियों को यूज कर गर्म जल पूरा पिलाकर उल्टी करवाया गया, और उसके साथ मदन फल पिपली का उसको यूज कराया गया, तो सारी चीज़ें हुआ। फिर सरसों का कल्क भी ले सकते हैं, उससे भी वमन अच्छी प्रकार हो जाता है। विदिन 45 मिनट में उल्टी हो जाएगी, आपको 45 मिनट के अंदर उल्टी हो जाएगी। तो इससे अमाशय में स्थित जो आम दोष है ना, उसका मतलब कि वो निकल जाएगा। फिर पक्वाशय में लीन दोष है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो दोष पाए गए हैं, तो उसमें दीपनीय औषधियाँ दिया गया। दीपनीय औषधियाँ जो है आम पाचन करेंगी। आरोग्यवर्धनी बट्टी, ETC, बहुत सी दवाइयाँ हैं जिसके बारे में आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बताएंगे, और आप लोग कंसल्ट करना हो तो आपको लिंक दे ही दिए हैं। उसके बाद जो है विरेचक में नारच चूर्ण, ये सब नारच रस होता है, नारच रस, ETC, एरंड तैल, ये सब विरेचक औषधियाँ के रूप में यूज होता है। तो ये सब दीपन पाचन क्रियाएँ जितनी भी हैं, इससे हमारे ग्रहणी रोग में, और उसके बाद जो होता है अग्नि प्रज्वलित करेगा। धीरे धीरे इसमें जो है जिसका जितना क्रोनिक प्रॉब्लम रहेगा उसको धीरे धीरे उसका इलाज हो जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट जो होता है निर्भर करता है कि उसका कितने साल पुराना प्रॉब्लम है। तुरंत का प्रॉब्लम है तो उसका जो है ठीक होने में जल्दी हो जाएगा। कोई भी नवीन व्याधि है तो ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी सही हो जाता है। लेकिन जिसकी चिरकालिक व्याधि है तो उसको मतलब कि सही होने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये सब एक सोचे कि एक केस आपको डिस्कस कर ही दे पेशेंट का भी, इसी तरह आप लोग अपने कोरिलेट कर पाएंगे कि कौन किससे कैसे ग्रसित है। और थैंक यू, धन्यवाद, आगे मिलते हैं, बाय बाय।